नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं। इस वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्सों को याद किया जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे धर्मेंद्र के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। उम्र कोई 12-13 साल। एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। लड़के का मन नहीं था। चाचा ने रिश्वत दी। ऑफर था, अगर शादी में चलेगा तो फिल्म दिखाऊंगा। लड़का मान गया। लुधियाना का मिनरवा सिनेमा हॉल, जहां फिल्म लगी थी 1948 की शहीद, और पर्दे पर थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का जादू ऐसा चढ़ा कि लड़का घर में छिप छिप कर शहीद के सीन दोहराने लगा। जिंदगी का अब एक ही मकसद था, दिलीप कुमार बनना। साल 1953। गांव का वो लड़का बंबई पहुंचा और सीधा गया पाली हिल, एक बॉलीवुड एक्टर के घर। सोचा यहाँ भी गांव जैसा होगा, घर खुले रहते होंगे। गेट खुला था, कोई गार्ड नहीं। वो सीधे अंदर चला गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। एक कमरा दिखा, दरवाजा खोला। अंदर एक दुबला पतला नौजवान सो रहा था। आहट से उसकी नींद खुली। वो शख्स दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार ने देखा कि एक अजनबी उनके बेडरूम में खड़ा उन्हें घूर रहा है। वो जोर से चिल्लाए, कौन हो तुम? लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम। वो इतना डरा कि उल्टे पांव सीढ़ियों से भागा और बंगले से निकलकर ही रुका। ये कहानी उसी लड़के की है जो अपने आइडियल के बेडरूम से तो भाग आया था, लेकिन एक दिन खुद लाखों का आइडियल बनने वाला था। दोस्तों, ये कहानी है धर्मेंद्र सिंह देओल की, जो पंजाब के एक गांव से बंबई आया। सपना था बस एक फ्लैट और एक फिएट कार, लेकिन वो बना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार। ये कहानी उस ही मैन की है, उस फैमिली मैन की है, और उस अनरिवॉर्डेड एक्टर की है जिसने 60 साल से ज्यादा हिंदी सिनेमा के दिल पर राज किया है। दोस्तों, ये किस्सा है हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र सिंह देओल का। लेकिन बंबई पहुंचने से पहले ये कहानी पंजाब की मिट्टी से शुरू होती है, वो मिट्टी जिसे धर्मपाजी कभी नहीं भूले। ये कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर 1935 से। पंजाब का लुधियाना जिला, एक छोटा सा गांव नसराली। यहीं धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म हुआ। पिता थे केवल किशन सिंह, स्कूल हेडमास्टर। माँ थी सतवंत कौर। पिता की नौकरी जहां लगती, परिवार वहीं चल पड़ता। तो धर्म जी का ज्यादातर बचपन बीता साहनेवाल गांव में। उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, धर्म आज भी वही टिपिकल जाट है, पंजाब का खरा आदमी, दिल का साफ। धर्म भी उस मिट्टी को कभी नहीं भूले। राजीव विजयकर अपनी किताब धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ह्यूमन में एक शानदार किस्सा बताते हैं। साल 2002 में धर्मेंद्र लगभग 40 साल बाद अपने बचपन के गांव लाल्टो कला लौटे। रात के 9:30 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। धर्मेंद्र ने एक किसान का दरवाजा खटखटाया। एक औरत बाहर आई। धर्मेंद्र ने पूछा, राम सिंह का घर कहाँ है? राम सिंह वो शख्स जिनके घर में धर्मेंद्र का परिवार कभी किराए पर रहता था। उस औरत ने सुपरस्टार को पहचान लिया। वो उनका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। 2 मिनट, खबर आग की तरह फैल गई। धर्म आया है। जो गांव 10 बजे सो जाता था वो जाग गया। मेले जैसा माहौल हो गया। लोग अपने घरों से दूध, जलेबियां, सरसों का साग और मक्के की रोटी ले लेकर आने लगे। धर्मेंद्र एक खाट पर बैठ गए। जब उनके पुराने मकान मालिक राम सिंह आए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने धर्मेंद्र को उनके पिता की एक पुरानी तस्वीर भेंट की। धर्मेंद्र उस तस्वीर को देखकर रो पड़े। वो अपने बचपन के एक दोस्त सुरजीत सिंह के घर भी गए।
जिनका देहांत हो चुका था। वहां जाकर उन्होंने सुरजीत की बीवियों और बेटियों को सगुन के पैसे दिए। मिट्टी का आदमी, ये हेडमास्टर का बेटा माया नगरी बंबई कैसे पहुंच गया, इसकी शुरुआत भी एक फिल्मी सीन की तरह हुई, एक रिश्वत से। धर्म कोई 12-13 साल के थे। एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, लेकिन धर्म का मन नहीं था। उनके चाचा ने उनको लालच दिया, अगर शादी में चलेगा तो फिल्म दिखाऊंगा। धर्म तुरंत मान गए। लुधियाना का मिनर्वा सिनेमा हॉल। फिल्म लगी थी 1948 की शहीद और पर्दे पर थे दिलीप कुमार। बस उस एक फिल्म ने उस लड़के की जिंदगी का मकसद तय कर दिया। वो फिल्म उनके दिमाग पर छा गई। उन्हें लगता था कि वो और फिल्म का हीरो राम भाई है। वो घर में छिप छिप कर शहीद के सीन करने लगे। उन्हें राम बनना था, उन्हें दिलीप कुमार बनना था। पिताजी चाहते थे कि बेटा प्रोफेसर बने, लेकिन बेटे का सपना बहुत मामूली था। जैसा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया, मेरी भगवान से बस एक ही दुआ थी कि जैसे मेरे आइडियल्स की तस्वीरें हर जगह लगी हैं, मेरी भी लग जाए। ये सपना पूरा करने के लिए धर्मेंद्र माँ का आशीर्वाद लेकर बंबई पहुंच गए, लेकिन यहाँ मायूसी हाथ लगी। युवा धर्मेंद्र ने कुछ दिन धक्के खाए, रिजेक्शन झेला। दिलीप साहब के बंगले में घुसने वाला किस्सा हमने शुरुआत में सुनाया था। वो इसी बंबई की पहली यात्रा के दौरान हुआ। अपने आइडियल से मिलने में नाकाम रहने के चलते धर्मेंद्र बहुत दुखी हुए और वापस पंजाब लौट आए। हालांकि बाद में फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट के दौरान दिलीप कुमार की बहन फरीदा ने धर्मेंद्र की मुलाकात अपने भाई से करवाई। इसके बाद ये दोस्ती लंबे समय तक कायम रही। धर्मेंद्र ताउम्र दिलीप कुमार के फैन रहे। 2021 में जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तो धर्मेंद्र खूब रोए थे। दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देती उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी बता सकता था कि दिलीप कुमार का धर्मेंद्र के लिए क्या कद था। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान वो दिलीप साहब को याद करते हुए कहते हैं, मेरे लिए वो खुदा थे। उनके घर को देखकर ही सजदा कर लेता था, जैसे तीरथ हो मेरे लिए। जिस दिन वो मिले, मैं उनका और वो मेरे हो गए। बहरहाल वापस कहानी पर लौटें तो बंबई में फेल होने के बाद धर्मेंद्र वापस पंजाब लौटे और 1954 में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। उन्होंने एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में मैकेनिक की नौकरी कर ली। 1957 में उनके पहले बेटे अजय सिंह देओल यानी सन्नी देओल का जन्म हुआ। जिंदगी पटरी पर थी, लेकिन दिल में वो शहीद वाली आग अभी भी जल रही थी। एक दिन वो अपनी माँ को फिल्म दिखाने ले गए। उनकी माँ ने कहा, तू बंबई फिल्म इंडस्ट्री में ही कोई जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता? शायद तब तेरे पिताजी भी इतना गुस्सा नहीं करेंगे। धर्मेंद्र ने सोचा, एक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तभी किस्मत ने इशारा किया। उनकी नज़र फिल्म फेयर मैगजीन के एक एड पर पड़ी। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, नए चेहरों की तलाश। धर्म जी ने सोचा, ये रही जॉब एप्लीकेशन। वो फौरन पास के कस्बे मनेर कोटला गए। वहाँ स्टूडियो था, जॉन एंड सन्स। तस्वीरें खिंचवाई, फॉर्म भरा और बंबई भेज दिया। कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। धर्म जी को लगा ये मौका भी गया। वो फ्रस्ट्रेशन में गए और अपने बाल एकदम छोटे कटवा लिए। तभी अचानक चिट्ठी आई। उनका दोस्त साइकिल पर भागा भागा आया। उन्हें बंबई के फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया था। फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट, 5 स्टार होटल में रहना, सब फिल्म फेयर की तरफ से। धर्म बंबई पहुंचे, लेकिन यहाँ एक पेच था। उन्होंने जो तस्वीरें भेजी थी वो लंबे बालों में थी और अब वो पहुंच गए थे छोटे बालों में। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर उन्हें फिल्म फेयर की गुलशन इविंग रिसीव करने आई थी। वो धर्म को पहचान ही नहीं पाई। बाद में धर्म ने बताया, मैं गांव से आया था। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने शर्माते शर्माते अपना हाथ आगे किया। मैं तो शर्मा भी जाता था।
ये शर्मीला लड़का अब कॉन्टेस्ट के फाइनल में था। जज थे विमल रॉय और गुरु दत्त। यहाँ एक और किस्सा हुआ। धर्मेंद्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे घबराए हुए। तभी विमल रॉय के असिस्टेंट देबू सेन ने उन्हें बुलाया। बोले, विमल दा बुला रहे हैं। धर्मेंद्र अंदर गए। विमल रॉय ने उन्हें अपने बंगाली अंदाज में धर्मेंदु बुलाया। उन्होंने कहा, आओ धर्मेंदु, मेरी बेटी ने माछ भेजा है, चलो लंच करो। एक लेजेंड और एक स्ट्रगलर के साथ अपना लंच शेयर करने के लिए कह रहा था। धर्मेंद्र के गले से निवाला नहीं उतर रहा था, वो टेंशन में थे। तभी विमल रॉय ने मछली खाते खाते बड़े आराम से कहा, और धर्मेंदु, तुम बंदनी कर रहा है। धर्मेंद्र का हाथ रुक गया। उन्होंने बाद में कहा, अब मैं खुशी के मारे नहीं खा पा रहा था। धर्मेंद्र कॉन्टेस्ट जीत गए। उन्हें लगा बस अब तो लाइफ सेट है। लेकिन बंबई में इतनी आसानी से लाइफ सेट नहीं होती। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद भी धर्मेंद्र को 2 साल तक धक्के खाने पड़े। वो वर्सोवा में एक गैराज के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहते थे। कई दिन खाना तक नहीं मिलता था। वो वर्सोवा से पैदल चलकर जुहू होते हुए दादर के स्टूडियो तक जाते थे। धर्मेंद्र बताते थे कि जुहू में जिस बंजर जमीन को वो रोज पैदल पार करते थे, आज उनका बंगला वहीं है। ये वो दौर था जब उनकी दोस्ती मनोज कुमार से हुई। धर्म उन्हें मन्नो बुलाते और मनोज कुमार उन्हें धर्मू बुलाते। उनके साथ एक तीसरा स्ट्रगलर भी था, शशि कपूर। मनोज कुमार कहते हैं, शशि राज कपूर का भाई था, लेकिन उसने कभी स्टार जैसा बर्ताव नहीं किया। हम तीनों साथ में काम मांगने जाते थे और दिल में ये होता था कि हम में से किसी एक को भी ब्रेक मिल जाए। स्ट्रगल इतना लंबा हो गया कि धर्म जी का धीरज जवाब दे गया। एक दिन मनोज कुमार को धर्मेंद्र का खत मिला। लिखा था, मैं फ्रंटियर मेल से वापस जा रहा हूँ। मनोज कुमार भागे भागे माटुंगा गए। देखा धर्म ने बैग पैक कर लिए थे। उन्हें दिल्ली में एक नौकरी मिल गई थी। धर्म ने कहा, कुछ नहीं होगा यहाँ, मैं वो नौकरी भी खो दूंगा। लेकिन मनोज कुमार अड़ गए। कहीं नहीं जाना, 2 महीने रुक, तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। धर्मेंद्र रुक गए और कुछ ही दिन बाद उन्हें एक फिल्म मिली। लेकिन किस्मत देखिए, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और धर्मेंद्र को जॉन्डिस हो गया, वजन गिर गया, गाल पिचक गए। वो आर्मी ऑफिसर के रोल में बहुत बीमार लग रहे थे। प्रोड्यूसर ने 10 दिन इंतजार किया और फिर उन्हें फिल्म से निकाल दिया। विमल रॉय की बंदनी अभी शुरू नहीं हुई थी। धर्मेंद्र हार मान चुके थे और तब उनकी जिंदगी में एक शख्स आया, डेंटल सर्जन अर्जुन हिंगोरानी। ये वही हिंगोरानी थे जो स्ट्रगल के दिनों में धर्मेंद्र को जेब में 1 रुपया होने पर 8 आने दे दिया करते थे। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म ऑफर की, दिल भी तेरा हम भी तेरे। धर्मेंद्र आखिर तक कहते रहे, आज भी अर्जुन जी कमरे में आ जाएं तो मैं उठकर उनके पैर छूता हूँ। साल 1960, पहली फिल्म का प्रीमियर। धर्मेंद्र वर्सोवा से अंधेरी पैदल गए। वहां से ट्रेन पकड़कर सेंट्रल टॉकीज पहुंचे। फिल्म शुरू हुई। धर्मेंद्र का रोल सेकंड लीड था। असली हीरो बलराज साहनी थे, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें एक बॉक्सर का रोल मिला। मर्दानगी का टैग पहली ही फिल्म से जुड़ गया धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र ने खुद को पर्दे पर देखा और इंटरवल में ही वो थिएटर से भाग गए। उन्होंने बाद में बताया कि मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं सब कुछ छोड़कर घर जाना चाहता था। मैंने सोचा, क्या मैं ये सब करने आया हूँ? मुझे अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगले हफ्ते स्क्रीन अखबार ने रिव्यू दिया, नया लड़का धर्मेंद्र, ठीक ठाक काम किया है, थोड़ी और ट्रेनिंग मिली तो अच्छा कर लेगा। ठीक ठाक, वो लड़का जो कॉन्टेस्ट जीता था, जो विमल रॉय की फिल्म साइन कर चुका था, वो अपनी पहली परफॉर्मेंस से इतना डिप्रेस था कि भाग गया और इंडस्ट्री को उसका नाम समझने में भी वक्त लग गया। दिल भी तेरा हम भी तेरे में उनका नाम क्रेडिट्स में लिखा था धर्मेंद्र। 2 साल बाद 1962 में फिल्म आई शादी, उसमें नाम हो गया धर्मेंद्र।
आखिरकार 1962 में ही सूरत और सीरत और अनपढ़ जैसी फिल्मों से नाम फिक्स हुआ धर्मेंद्र। नाम फिक्स हो गया, पैसा भी ठीक ठाक कमाना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र खार में 180 रुपए महीने पर एक फ्लैट में किराए पर रहने लगे। उस जमाने में ये बड़ी रकम थी। फ्लैट मिलते ही उन्होंने अपने माँ बाप, पत्नी प्रकाश कौर और बेटे अजय को बंबई बुला लिया। यहाँ भी एक मजेदार किस्सा है। उनकी माँ तो फौरन आने को तैयार थी, लेकिन उनके पिता हेडमास्टर केवल किशन सिंह अभी भी नाराज थे। वो नाराज थे कि बेटे ने उनका प्रोफेसर बनने का सपना तोड़ दिया था। धर्मेंद्र ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। एक दिन उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी आप नाराज मत हो, मैंने अपनी एक फिल्म में एकेडमिक टाइप का प्रोफेसर जैसा रोल किया है। ये सुनकर उनके पिता और भड़क गए। वो फोन पर चिल्लाए, उल्लू के पट्टे, मेरा मतलब असली प्रोफेसर से था। खैर, पिता का गुस्सा ज्यादा दिन नहीं रहा। वो मान गए और पूरा परिवार बंबई शिफ्ट हो गया। धर्मेंद्र का कैरियर अब सेट हो गया था। 1961 में आई 16 और शबनम, ये उनकी पहली बड़ी हिट थी। और फिर 1963 में विमल रॉय ने अपना वादा निभाया। वो फिल्म रिलीज हुई जिसका वादा उन्होंने मांछ खाते खाते किया था, बंदनी। विमल रॉय की बंदनी में धर्मेंद्र ने एक सीरियस सेंसिटिव राइटर का रोल किया था। इसमें उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई, लेकिन वो हीरो अभी नहीं बने थे। 1964 में धर्मेंद्र ने वो किया जो कोई रोमांटिक हीरो करने से डरता। वो आई मिलन की बेला में विलन बन गए। फिल्म सुपर हिट हुई। कहा जाता है कि इसी फिल्म से राजेंद्र कुमार इतने इम्प्रेस हुए कि जब फूल और पत्थर बन रही थी तो उन्होंने ही ओपी रल्हन को धर्मेंद्र का नाम सजेस्ट किया था। 1964 में ही धर्मेंद्र ने तब तक के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म की हकीकत। ये फिल्म इंडो चाइना वॉर पर बनी थी। इसमें धर्मेंद्र ने कैप्टन बहादुर सिंह का रोल किया, एक ऐसा सोल्जर जो अपनी बटालियन को बचाने के लिए जान दे देता है। इस रोल में धर्मेंद्र ने वो जान डाली कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने उनकी परफॉर्मेंस देखकर कहा था, रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग। और जब फिल्म में कैप्टन बहादुर सिंह की मौत होती है तब बैकग्राउंड में वो गाना बजता है जो अमर हो गया, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धर्मेंद्र हिट हो रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी असली पहचान मिली फूल और पत्थर से। साल 1966 में आई इस फिल्म से हिंदुस्तान को एक नया शब्द मिला, ही मैन। और ये ही मैन का टैग किसी फाइट सीन से नहीं मिला, ये मिला एक शर्टलेस सीन से। रात का सीन, मीना कुमारी बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही है। धर्मेंद्र नशे में धुत शर्टलेस कमरे में आते हैं। मीना कुमारी डर जाती है कि अब क्या होगा। धर्मेंद्र उनके पास आते हैं, झुकते हैं और धीरे से उन्हें कंबल ओढ़ा देते हैं। बस इस एक सीन ने मर्दानगी की परिभाषा बदल दी। ये वो मर्द था जो फौलादी था, लेकिन औरतों का रखवाला भी था। द ही मैन। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन दिलाया। लेकिन फूल और पत्थर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये एक रिश्ते की मिसाल भी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसने धर्मेंद्र का कैरियर बनाया, और वो थी मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन। मीना कुमारी और धर्मेंद्र की मुलाकात 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूं के सेट पर हुई। मीना कुमारी तब तक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र का भोलापन मीना कुमारी को भा गया। राजीव विजयकर अपनी किताब में लिखते हैं कि ये रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था। मीना कुमारी को धर्मेंद्र में एक ऐसा शख्स दिखा जो उनकी स्टार इमेज के पीछे के इंसान को देखता था, और धर्मेंद्र को मीना कुमारी में एक मेंटोर और एक दोस्त मिला। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र का कैरियर संवारने में बहुत मदद की। वो प्रोड्यूसर से सिफारिश करती कि धर्मेंद्र को उनकी फिल्मों में लिया जाए। पूर्णिमा, काजल जैसी फिल्में उन्हें मीना कुमारी की वजह से ही मिली। और फिर आई फूल और पत्थर। डायरेक्टर थे ओपी रल्हन। रल्हन ने फिल्म की कहानी मीना कुमारी को सुनाई।
मीना कुमारी को कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं ये फिल्म तभी करूंगी जब मेरा हीरो धर्मेंद्र होगा। रल्हन चौंक गए। धर्मेंद्र तब तक बी लिस्ट हीरो थे और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन मीना कुमारी अड़ गई। रल्हन को मानना पड़ा और इस एक फैसले ने धर्मेंद्र की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ही मैन का जन्म हो चुका था। साल 1966 में आई फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र को ही मैन बना दिया। वो रातों रात सुपरस्टार बने, लेकिन 1966 में धर्मेंद्र ने जो किया वो उनकी असली रेंज दिखाता है। एक तरफ वो फूल और पत्थर के रफ एंड टफ शर्टलेस ही मैन साका थे, तो दूसरी तरफ वो क्रिसमस पर रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर आए दिन बाहर के रोमांटिक हीरो थे, और तीसरी तरफ वो थे ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा के बेहद सेंसिटिव राइटर। जो आदमी ही मैन बनकर हिट हो रहा था, वही उसी साल एक सीरियस सेंसिटिव राइटर बनकर भी हिट हो रहा था। ये था उनका असली टैलेंट। आए दिन बाहर के का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। ये धर्मेंद्र की आशा पारेख के साथ पहली फिल्म थी। आशा पारेख ने भी इस फिल्म का एक किस्सा सुनाया। वो धर्मेंद्र के साथ काम करने में थोड़ी झिझक रही थी। उन्होंने सुना था कि धर्मेंद्र सेट पर शराब पीते हैं। उन्होंने प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश से कहा, अगर वो शराब पीकर आए तो मैं शूटिंग नहीं करूंगी। ओम प्रकाश ने धर्मेंद्र को ये बात बताई। धर्मपाजी ने वादा किया, जब तक आशा जी के साथ शूटिंग करूंगा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। शूटिंग दार्जिलिंग में हो रही थी। एक सीन में आशा पारेख को धर्मेंद्र को धक्का देकर एक बर्फीली ठंडी झील में गिराना था। धर्म जी उस पानी में कांप गए। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो ठंड से नीले पड़ गए थे। यूनिट वालों ने उन्हें ब्रांडी से रगड़ा और पीने के लिए भी ब्रांडी दी। आशा पारेख ने हंसते हुए बताया, उन्होंने ब्रांडी पीने के लिए मेरी तरफ इजाजत मांगते हुए देखा। ये उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। 1966 में ही एक और इमोशनल किस्सा पूरा हुआ, गुरुदत्त वाला। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। गुरुदत्त इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर थे, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। फिल्म अटक गई। गुरुदत्त के राइटर अबरार अलवी, जिन्होंने फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र का स्क्रीन टेस्ट लिया था, उन्होंने धर्मेंद्र को अप्रोच किया। अलवी ने उन्हें एक इमोशनल चिट्ठी लिखी, अगर तुमने ये रोल नहीं किया तो ये बैनर मर जाएगा, कैमरे बिक जाएंगे। धर्मेंद्र उस वक्त तक फूल और पत्थर के बाद बड़े स्टार बन चुके थे। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। उन्होंने गुरुदत्त का अधूरा रोल निभाया। हालांकि बहारें फिर भी आएंगी 1966 में उनकी अकेली फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन धर्मेंद्र ने अपना वो कर्ज चुका दिया जो वो शायद कभी भूले नहीं थे। 1966 ने धर्मेंद्र को सुपरस्टार बना दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा एक अजीब पहेली है। यहाँ हर शुक्रवार किस्मत बदलती है। जो सुपरस्टार 1966 में 8 में से 6 हिट दे रहा था, वो 1967 में अचानक लड़खड़ा गया। 1967 में धर्मेंद्र की 4 फिल्में आई और चारों ही फ्लॉप हो गई। चंदन का पालना और मझली दीदी मीना कुमारी के साथ थी, दोनों ही पिट गई। मझली दीदी तो खुद ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी। अनुपमा के बाद ये भी नहीं चली। इंडस्ट्री में लोग बातें करने लगे, क्या ही मैन का जादू 1 साल में ही खत्म हो गया। 1968 में ये तूफान वापस आया और इस बार तूफान का नाम था आंखें। ये 1968 की सबसे बड़ी हिट थी। ये डायरेक्टर रामानंद सागर की पहली जासूसी स्पाई थ्रिलर थी। रामानंद सागर ये फिल्म 1966 से पहले प्लान कर रहे थे। तब धर्मेंद्र बड़े स्टार नहीं थे, तो सागर उन्हें कास्ट करने में झिझक रहे थे। लेकिन 1966 में जैसे ही फूल और पत्थर ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगाई, रामानंद सागर ने तय कर लिया कि हीरो तो यही होगा। नतीजा फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फूल और पत्थर वाला संयोग फिर से हुआ। आंखें 1968 की सबसे बड़ी हिट थी और इसमें भी धर्मेंद्र के ऊपर एक भी लिप सिंक गाना नहीं था। 1968 में सिर्फ आंखें ही नहीं चली, एक और फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली मनाई, शिकार।
इस फिल्म का एक खास कनेक्शन था। इसे डायरेक्ट किया था आत्मा राम ने, जो गुरु दत्त के भाई थे। ये फिल्म गुरु दत्त के बैनर के तहत बनी थी, यानी जिस गुरु दत्त के बैनर की बहारें फिर भी आएंगी फ्लॉप हो गई थी, उसी बैनर ने आखिरकार उन्हें एक बड़ी सुपरहिट फिल्म दे दी। शिकार के सेट पर ही धर्मेंद्र और संजीव कुमार की दोस्ती हुई और ये दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि जब धर्मेंद्र ने अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म सत्यकाम बनाने का फैसला किया तो सेकंड लीड के लिए उन्होंने सीधे संजीव कुमार को साइन कर लिया। 1967 के झटके के बाद 1968 ने धर्मेंद्र को वापस बॉलीवुड के सिंहासन पर बैठा दिया था और अब मुकाबला एक नए फिनोमेनन से होने वाला था। 1968 में आंखें और शिकार के बाद धर्मेंद्र वापस टॉप पर थे, लेकिन साल बदल गया था और हवा भी बदल रही थी। इसी साल इंडस्ट्री में एक नया तूफान आया। नाम था राजेश खन्ना। आराधना रिलीज हो चुकी थी। लड़कियां उनके लिए पागल थीं। पहली बार हिंदी सिनेमा में किसी के लिए सुपरस्टार शब्द का इस्तेमाल किया गया। पूरा देश एक आदमी के पीछे दीवाना था। दूसरी तरफ 1969 में धर्मेंद्र ने अपने दोस्त संजीव कुमार और अपने फेवरेट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम फिल्म की। ये धर्मेंद्र की पहली होम प्रोडक्शन थी। ये ऋषिकेश मुखर्जी की अपनी जिंदगी की सबसे फेवरेट फिल्म थी और ये शायद धर्मेंद्र की जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। उन्होंने सत्यप्रिया का रोल किया, एक ऐसा आइडियलिस्ट जो कभी झूठ नहीं बोलता, एक ऐसा आदमी जो एक रेप विक्टिम से शादी करता है और उसके बच्चे को अपना नाम देता है। धर्मेंद्र ने इस रोल में अपनी जान डाल दी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। पब्लिक को अपना ही-मैन इतना सीधा साधा सत्यवादी पसंद नहीं आया। सत्यकाम का फ्लॉप होना ही वो बड़ा झटका था, जिसके बाद धर्मेंद्र ने तय कर लिया कि आर्ट सिनेमा बहुत हो गया, अब वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फिल्में ही करेंगे। 1970 में उनकी 2 फिल्में एक साथ आई, शराफत और तुम हंसी मैं जवां। दोनों फिल्में सुपरहिट रहीं और दोनों फिल्मों में एक बात कॉमन थी, हीरोइन हेमा मालिनी। ही मैन की जिंदगी में ड्रीम गर्ल की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी थी। 1971 में धर्मेंद्र ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ही मैन नहीं हैं, वो द स्टार हैं। इसी साल एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म आई, गुड्डी। ये जया भादुड़ी की लॉन्च फिल्म थी। इसकी कहानी बहुत मजेदार थी। गुड्डी नाम की एक लड़की है जो फिल्मी दुनिया की दीवानी है और उसका क्रश है सुपरस्टार धर्मेंद्र। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने कोई किरदार नहीं निभाया, उन्होंने धर्मेंद्र का ही रोल किया। वो खुद हीरो बने। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को अपने दोस्त पर भरोसा था। फिल्म के राइटर गुलजार ने एक किस्सा बताया था। उन्होंने कहा, मेरी जो ओरिजिनल कहानी थी उसमें लड़की का नाम गुड्डो था और वो दिलीप कुमार की दीवानी थी। ऋषि दा ने कहा, नहीं, हमें आज के जमाने का कोई टॉप हीरो चाहिए। गुलजार बताते हैं, तब सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र। दोनों ने मिलकर धर्मेंद्र को चुना। गुड्डी हिट रही। हालांकि 1971 का असली धमाका गुड्डी नहीं थी, वो थी मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म की कहानी थी एक रिटायर्ड आर्मी मेजर एक छोटे मोटे चोर अजीत को पकड़ता है, उसे जेल भिजवाता है। सजा पूरी होने के बाद मेजर उसे अपने फार्म पर काम देता है। उस गांव पर डाकू जब्बर सिंह का आतंक है और फिर अजीत उस गांव को जब्बर से बचाता है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी लगी क्या? 4 साल बाद 1975 में हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म शोले रिलीज हुई। मेरा गांव मेरा देश और शोले में इतना इत्तेफाक है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा गांव मेरा देश का विलन था डाकू जब्बर सिंह, जिसे विनोद खन्ना ने निभाया। शोले का विलन था गब्बर सिंह, जिसे अमजद खान ने निभाया। मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र का किरदार अजीत मुश्किल फैसले लेने के लिए सिक्का उछालता है। शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार जय यही काम करता है। मेरा गांव मेरा देश में एक रिटायर्ड आर्मी मेजर है जिसने जंग में एक टांग खो दी थी। शोले में एक रिटायर्ड पुलिस वाला है जिसने डाकू से लड़ते हुए अपने दोनों हाथ खो दिए थे।
दोनों ही फिल्मों में ये रिफॉर्मर दो छोटे मोटे चोरों को डाकू से लड़ने के लिए हायर करता है। मेरा गांव मेरा देश की सफलता ने साबित कर दिया कि राजेश खन्ना को टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो धर्मेंद्र है। बकायदा 1972 में तो धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना पर निर्णायक बढ़त बना ली। ये वो साल था जब राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हुई और धर्मेंद्र ने जो छुआ वो सोना हो गया। और इसी साल धर्मेंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शायद हिंदी सिनेमा की तकदीर बदल दी। एक डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, वो धर्मेंद्र के पास एक स्क्रिप्ट लेकर आए, एक गुस्सैल चुप रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी। फिल्म का नाम था जंजीर। धर्मपाजी को कहानी जमी नहीं, उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के पास गई और एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। इधर धर्मेंद्र रुके नहीं। 1972 में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ 2 फिल्में की और दोनों ही हिट रही। पहले आई सीता और गीता, डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और राइटर थे सलीम जावेद। धर्मेंद्र इसमें राका बने थे, एक सड़क छाप आर्टिस्ट। ये 1972 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। और साल के आखिर में आई राजा जानी, ये फिल्म भी जबरदस्त हिट साबित हुई। राजा जानी के साथ धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही कभी टूटा हो। ये इस जोड़ी की एक साथ 5वीं फिल्म थी और पांचों की पांचों सुपर डुपर हिट थी। सराफत, तुम हंसी मैं जवां, नया जमाना, सीता और गीता और राजा जानी। 1973 में धर्मेंद्र नाम का तूफान अपने पीक पर था। उस साल धर्मेंद्र की 9 फिल्में रिलीज हुई। उन 9 में से सिर्फ 2 फ्लॉप हुई और 4 तो सुपर डुपर हिट थी। एक फिल्म आई ब्लैकमेल, डायरेक्टर थे विजय आनंद। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म ने धर्मेंद्र को एक ऐसा गाना दिया जो अमर हो गया, पल पल दिल के पास। ये गाना इतना आइकॉनिक बना कि दशकों बाद जब धर्मेंद्र के पोते करण देओल की पहली फिल्म आई तो उसका टाइटल भी यही रखा गया। फिर आई यादों की बारात, खोया पाया ड्रामा, 3 बिछड़े हुए भाई। धर्मेंद्र सबसे बड़े भाई बने जो क्रिमिनल बन गया था। और फिर वही पुराना टोटका, फूल और पत्थर, आंखें की तरह, यादों की बारात जैसी सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म में भी धर्मेंद्र के ऊपर एक भी लिप सिंक गाना नहीं था। इसी फिल्म में एक और मजेदार चीज हुई। फिल्म के यादगार गाने यादों की बारात में जो बच्चा गिटार बजा रहा था वो था आमिर खान और जो छोटी बच्ची बनी थी वो थी पद्मिनी कोल्हापुरे। 1973 खत्म होते होते धर्मेंद्र उस चोटी पर पहुंच चुके थे जहां कोई और नहीं था। 1974 का साल आने वाला था और ये ही मैन और ड्रीम गर्ल की जोड़ी का पीक होने वाला था। 1973 के बम्पर साल के बाद 1974 ने ही मैन और ड्रीम गर्ल की जोड़ी को बॉलीवुड के इतिहास की सबसे भरोसेमंद जोड़ी बना दिया। उस साल धर्मेंद्र ने 5 फिल्में की, 2 हेमा मालिनी के साथ और 3 सायरा बानो के साथ। नतीजा, हेमा मालिनी के साथ दोनों फिल्में हिट, सायरा बानो के साथ तीनों फिल्में फ्लॉप। हेमा मालिनी के साथ आई 2 फिल्में पत्थर और पायल और दोस्त। ये इस जोड़ी की एक साथ 7वीं और 8वीं सुपरहिट फिल्म थी। दोस्त का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। यह फिल्म डायरेक्ट की थी दुलाल गुहा ने। इसमें धर्मेंद्र ने एक आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी इंसान का रोल किया था। ये रोल कुछ कुछ सत्यकाम जैसा था और सत्यकाम का जो हश्र हुआ था उससे धर्मेंद्र बहुत डरे हुए थे। दोस्त में शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके क्रिमिनल दोस्त का रोल किया था और ईमानदारी से कहें तो शत्रुघ्न सिन्हा का रोल धर्मेंद्र के रोल पर भारी पड़ा था। धर्मेंद्र को पक्का यकीन था कि ये फिल्म भी सत्यकाम की तरह पिट जाएगी। वो इतने डरे हुए थे कि फिल्म की रिलीज के वक्त वो मुंबई में ही नहीं थे, वो भागकर कश्मीर में शूटिंग करने चले गए थे। शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई। शनिवार रविवार बीत गया। सोमवार को कश्मीर में किसी ने उन्हें बताया, धर्म जी दोस्त तो मैसिव हिट हो गई है, सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं। धर्मेंद्र को यकीन ही नहीं हुआ। वो खुद चुपके से एक थिएटर में गए और पब्लिक के साथ बैठकर फिल्म देखी। जब उन्होंने देखा कि लोग फिल्म को कितना पसंद कर रहे हैं तो वो हैरान रह गए
वो अगली सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई भागे और एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे डायरेक्टर दुलाल गुहा के घर। दुलाल गुहा के बेटे पुतुल गुहा ने वो सुबह याद करते हुए बताया कि सुबह के 9 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने धर्मजी खड़े थे। साफ दिख रहा था कि उन्होंने पूरी रात नींद नहीं ली है। वो घर में आए और मेरे पिता को पुकारने लगे। जैसे ही मेरे पिताजी बाहर आए, धर्मजी उनके पैरों पर गिर पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। वो रोते हुए बस एक ही बात कह रहे थे, मैं तो समझ गया था कि ये फिल्म भी सत्यकाम की तरह पिट जाएगी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। वो एक सुपरस्टार थे, लेकिन एक फ्लॉप से आज भी इतना डरते थे। उसी वक्त धर्मेंद्र के भाई कंवर अजीत सिंह भी वहां पहुंचे। उन्होंने दुलाल गुहा के हाथ में 50,000 रुपए कैश रखे। ये कोई इनाम नहीं था, ये अगली फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट था। धर्मेंद्र के भाई ने दुलाल गुहा को वहीं एक लाइन की कहानी सुनाई। एक ट्रक ड्राइवर है, उसकी माँ मरते मरते उसे बताती है कि वो एक बहादुर पुलिस वाले का बेटा है, जिसके परिवार को एक डाकू ने मार डाला था। दुलाल गुहा ने कहानी सुन ली और इस तरह दोस्त की कामयाबी के आंसुओं से धर्मेंद्र की अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रतिज्ञा का जन्म हुआ। 1974 खत्म हो चुका था, 1975 आने वाला था। ये वो साल था जो धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर करने वाला था। इस साल हेमा मालिनी के साथ उनकी 2 और फिल्में रिलीज होने वाली थी, एक प्रतिज्ञा और दूसरी शोले। 1975 में 3 फिल्में आई, जिन्होंने धर्मेंद्र को ही मैन से एवरी मैन बना दिया। वो एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ थे। शुरुआत हुई जून में फिल्म प्रतिज्ञा से। ये वही फिल्म थी जो दोस्त की कामयाबी के बाद डायरेक्टर दुलाल गुहा के पैरों पर रोते रोते साइन की गई थी। प्रतिज्ञा एक ब्लॉकबस्टर बनी और इस फिल्म ने धर्मेंद्र को उनका सबसे आइकॉनिक डांस नंबर दिया, मैं जठ यमला पगला दीवाना। ये गाना बना तो सबने सोचा इसे कोरियोग्राफ कौन करेगा। डायरेक्टर दुलाल गुहा के बेटे पुतुल गुहा ने इसका किस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि डैड ने सोचा धर्मजी तो डांसर है नहीं, वो तो बस हाथ पैर हिला देते हैं। उन्होंने इस गाने के लिए हिंदी सिनेमा का सबसे नामी डांसर बुलाया, लेकिन कोई वेस्टर्न डांसर नहीं। उन्होंने बुलाया गोपी कृष्ण को। गोपी कृष्ण जो कथक और भरतनाट्यम के उस्ताद थे, एक क्लासिकल डांसर एक जाट नॉन डांसर को सिखाने आया। और नतीजा, पुतुल गुहा कहते हैं, धर्मजी ने बस उन्हें कॉपी किया। धर्मजी का वो हाथ पैर हिलाने का स्टाइल आज भी आइकॉनिक माना जाता है। प्रतिज्ञा लेकिन बस ट्रेलर थी। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई और इतिहास बन गई। शोले की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन शोले बनने की कहानी धर्मेंद्र के बिना अधूरी है। जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी और राइटर सलीम जावेद कास्टिंग कर रहे थे तो एक पेंच फंस गया। पहले सोचा गया कि धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करेंगे, वो उस रोल के लिए परफेक्ट थे, लेकिन सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को एक बात बताई, अगर धर्मेंद्र ठाकुर बनेगा तो वीरू का रोल संजीव कुमार करेंगे और कहानी के हिसाब से वीरू को ही बसंती मिलेगी। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र और हेमा का प्यार परवान चढ़ रहा था, और ये भी वो दौर था जब संजीव कुमार ने भी हेमा को प्रपोज कर दिया था। धर्मेंद्र ये मीटिंग सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि संजीव कुमार को हेमा के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा, वो फौरन बोल पड़े, नहीं, ठाकुर का रोल नहीं, मैं वीरू बनूंगा। वो किसी भी कीमत पर पर्दे पर हेमा को किसी और के साथ रोमांस करते नहीं देख सकते थे, और इस तरह हिंदी सिनेमा को जय वीरू की वो आइकॉनिक जोड़ी मिली। शोले की शूटिंग के किस्से तो और भी मजेदार हैं। एक सीन था जिसमें वीरू बसंती को रिवॉल्वर चलाना सिखा रहा है। धर्मेंद्र को हेमा के पीछे खड़े होकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखना था। ये धर्मेंद्र के लिए जन्नत जैसा मोमेंट था। जैसे ही सीन शुरू होता, लाइट मैन चिल्लाता कट, लाइट खराब हो गई, टेक रीसेट होता, फिर सीन शुरू होता। धर्मेंद्र फिर से हेमा के पीछे, कैमरामैन फिर चिल्लाता कट, रिफ्लेक्टर ठीक करो। बार बार यही होने लगा। बाद में पता चला कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह ही मैन की शरारत थी। धर्मेंद्र ने लाइट क्रू के लड़कों को घूस दी थी। वो हर टेक के बाद उन्हें 20-20 रुपए देते थे ताकि वो शॉट को फ्लप यानी खराब कर दे और धर्मेंद्र को अपनी ड्रीम गर्ल को पकड़कर खड़े रहने का थोड़ा और वक्त मिल जाए।
कहा जाता है कि सिर्फ एक सीन के लिए धर्मपाजी ने उस जमाने में 2000 रुपए लुटा दिए थे। लेकिन शोले के सेट पर सिर्फ शरारतें नहीं हो रही थी। धर्मेंद्र उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वो पहले से शादीशुदा थे और हेमा मालिनी से उनका प्यार गहराता जा रहा था। इस तनाव का असर उन पर दिखने लगा कि शोले की शूटिंग के दौरान वो दिन में भी शराब पीने लगे थे। एक रात वो इतने परेशान हुए कि खुद को सजा देने के लिए रामनगर में अपने होटल से पैदल ही सेट के लिए चल पड़े। रात के अंधेरे में अगली सुबह पूरी यूनिट घबरा गई। हीरो गायब है। काफी ढूंढने के बाद धर्मेंद्र एक मेकअप रूम में एक बच्चे की तरह सोते हुए मिले। हेमा मालिनी के साथ 5 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद आखिरकार 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए इस शादी को लेकर कई अफवाहें भी हैं। मसलन राम कमल मुखर्जी की लिखी हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के अनुसार उस समय ये बातें उड़ी थी कि चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धर्मेंद्र 2 शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ऐसी बातें भी उठी थी कि दोनों ने अपना नाम दिलावर और आयशा रख लिया था। ऑफिशियल मैरिज से पहले 1989 में ही दोनों ने निकाह कर लिया था। ये बात भी अफवाहों से कही जाती है। इस मामले ने बाद में तूल भी पकड़ा जब 2004 में धर्मेंद्र लोकसभा चुनाव में उतरे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संपत्ति का डिक्लेरेशन करते हुए धर्मेंद्र ने केवल पहली पत्नी प्रकाश कौर की संपत्ति डिक्लेयर की थी। हेमा और धर्मेंद्र से इस बाबत पूछा गया तो दोनों इसे अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बताया। आउटलुक मैगजीन से बात करते हुए धर्मेंद्र ने तब कहा था, ऐसे कोई भी आरोप गलत हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं जो स्वार्थ के लिए धर्म बदल ले। कुल मिलाकर बात ये कि हेमा से शादी के बाद धर्मेंद्र 2 परिवारों के हो गए। एक शादी प्रकाश कौर से, जिन्हें उन्हें ऑलरेडी 2 बेटे थे, सनी और बॉबी, और दूसरी शादी से उन्हें 2 बेटियां ईसा और अहाना। धर्मेंद्र के कैरियर पर वापस लौटते हैं। 1975 में शोले के अलावा धर्मेंद्र ने एक और कल्ट क्लासिक फिल्म की। इसी साल आई ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके। वो बने प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी, जो भेष बदलकर बनता है ड्राइवर प्यारे मोहन। धर्मेंद्र के साथ ये बात थी कि वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे। पंजाबी एक्सेंट में परिचय को परिचय बोलते थे। ऋषिदा ने कहा, अच्छा तुम परिचय को परिचय बोलोगे, रुको। और उन्होंने चुपके चुपके में उनसे इतनी शुद्ध हिंदी बुलवाई कि धर्मपाजी भी तौबा कर गए। चुपके चुपके भी सुपरहिट रही। 1975 ने यह साबित कर दिया था, धर्मेंद्र सिर्फ ही मैन नहीं थे, वो कॉमेडी मैन थे, वो एवरी मैन थे। एक ऐसा तूफान जो अब रुकने वाला नहीं था। 1975 जैसा साल दोबारा आना मुमकिन नहीं था। शोले, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके, एक ही साल में 3 आइकॉनिक फिल्में देने के बाद धर्मेंद्र आसमान पर थे। लेकिन 1976 उनके लिए एक हल्का साल साबित हुआ और इसी साल वो रिकॉर्ड टूटा जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने मिलकर बनाया था। इस जोड़ी ने एक साथ 11 सुपरहिट फिल्में दी थी। 1976 में आई माँ, ये एक इमोशनल कहानी थी। इसमें जानवर भी थे। फिल्म नहीं चली और ये धर्मेंद्र हेमा जोड़ी की पहली फ्लॉप फिल्म बनी। 11 हिट्स के बाद 12वीं फिल्म फ्लॉप हुई। गनीमत थी कि माँ से पहले चरस रिलीज हो गई थी। ये इस जोड़ी की 11वीं हिट थी जो लकीर को टूटने से बचा गई। चरस को रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था। ये एक ड्रग कार्टेल की कहानी थी जिसे विदेश में शूट किया गया। फिल्म जुबली हिट थी, लेकिन इसका बजट इतना ज्यादा था कि प्रोड्यूसर के लिए ये बस एक एवरेज सफलता ही मानी गई। राजीव विजयकर अपनी किताब धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ही मैन में बताते हैं कि प्रोड्यूसर ने 1977 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कहकर लॉस क्लेम किया था कि फिल्म फ्लॉप हो गई है। 41 साल बाद 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फ्रॉड पकड़ा और तब जाकर ये सर्टिफाई हुआ कि चरस असल में एक फायदे का सौदा थी। 1976 हल्का था, लेकिन 1977 में खेल फिर से बदल गया। अब मैदान में एक नया खिलाड़ी था जो तूफान बन चुका था, अमिताभ बच्चन। 1977 की सबसे बड़ी हिट थी अमर अकबर एंथनी। ये वो साल था जब अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को पछाड़ दिया और धर्मेंद्र दूसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ भी एक गजब का ट्विस्ट था। 1977 की सबसे बड़ी हिट अमिताभ की थी,
लेकिन दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी हिट धर्मेंद्र के नाम थी, धर्मवीर और चाचा भतीजा। और इन तीनों फिल्मों का डायरेक्टर एक ही आदमी था, मनमोहन देसाई। धर्मवीर आज भी धर्मेंद्र की सबसे चहेती फिल्मों में से एक है। इसमें वो एक राजकुमार बने थे जो लोहार के घर पलता है और रोमन ग्लैडिएटर जैसे कपड़े पहनता है। इस फिल्म का एक और किस्सा है। फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन का रोल एक 9 साल के बच्चे ने निभाया था। वो बच्चा था धर्मेंद्र का अपना छोटा बेटा बॉबी देओल। 1977 तक धर्मेंद्र टॉप पर थे। अमिताभ से मुकाबला कड़ा था, लेकिन वो रेस में बने हुए थे। लेकिन 1978 और 1979 उनके लिए सुस्त साल रहे। इसी दौर में धर्मेंद्र ने थोड़ी लापरवाही बरती। वो एक साथ दर्जनों फिल्में साइन करने लगे। नतीजा ये हुआ कि 1978 में उनकी अपनी होम प्रोडक्शन रोमांटिक कॉमेडी दिल लगी भी फ्लॉप हो गई। 1978 का सबसे बड़ा झटका और धर्मेंद्र के कैरियर की सबसे बड़ी डिजास्टर थी शालीमार। ये एक इंडो अमेरिकन को प्रोडक्शन फिल्म थी। बजट बहुत बड़ा था, लेकिन फिल्म इतनी बुरी पिटी कि वो ना इंडिया में चली ना इंडिया के बाहर। 1979 भी बस ठीक ठाक ही रहा। दिल का हीरा और कर्तव्य जैसी फिल्में आई जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा नहीं। धर्मेंद्र के कैरियर का सबसे शानदार दशक एक उथल पुथल भरे मोड़ पर खत्म हो रहा था और 1980 का दशक शुरू होने वाला था। शोले और धर्मवीर के बाद मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन शुरू हो गया था। एक्टर्स एक साथ 10-15 फिल्में साइन कर रहे थे। सबको लगता था कि एक फिल्म में जितने ज्यादा बड़े हीरो होंगे, फिल्म उतनी ही सेफ होगी। लेकिन इसका असर स्क्रिप्ट पर पड़ रहा था। हीरोज के ईगो बड़े हो रहे थे। उन्हें बराबर स्क्रीन टाइम चाहिए था, बराबर गाने चाहिए थे, बराबर फाइट सीन चाहिए थे। फिल्में अब कहानी के लिए नहीं, बिजनेस प्रपोजल के तौर पर बन रही थी और धर्मेंद्र, जो उस वक्त के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, इस ट्रेंड का शिकार होने वाले थे। 1980 का साल 4 बड़ी फिल्मों के साथ शुरू हुआ। अली बाबा और 40 चोर, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। ये एक इंडो रशियन को प्रोडक्शन कंपनी थी। 70 mm में इंडिया में इसे एवरेज सक्सेस कहा गया क्योंकि इसका बजट बहुत भारी भरकम था, लेकिन रूस में ये एक बड़ी हिट साबित हुई। अली बाबा तो फिर भी चल गई, लेकिन 1980 की दूसरी बड़ी 70 mm फिल्म द बर्निंग ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर जलकर खाक हो गई। ये एक डिजास्टर थी। इसके बाद आई राम बलराम। शोले और चुपके चुपके के बाद धर्म और अमिताभ बच्चन एक बार फिर साथ में थे। इसने डिसेंट बिजनेस किया, लेकिन जितना पैसा लगा उतना नहीं कमा पाई। इसे भी फेलियर ही माना गया। 80 के दशक की शुरुआत ही मैन के लिए थोड़ी डामाडोल थी। 1981 में भी यही सिलसिला जारी रहा और इस साल का एक किस्सा 80 के दशक की पूरी कहानी बयां कर देता है। फिल्म थी क्रोधी। ये धर्मेंद्र की होम प्रोडक्शन थी। इसे डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया सुभाष घई को। घई उस वक्त कालीचरण और कर्ज जैसी हिट दे चुके थे। घई बताते हैं, मैं ये स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन के साथ बनाना चाहता था, लेकिन धर्मेंद्र ने मुझे अपने घर की छत पर बुलाया और पूछा, डू यू हैव अ स्टोरी। घई ने जैसे ही स्क्रिप्ट सुनाई, धर्मेंद्र का चेहरा चमक उठा। वो बोले, आई विल प्रोड्यूस इट। फिर वही 80 के दशक वाली प्रॉब्लम शुरू हुई। घई कहते हैं, वो मेरी जिंदगी की बेस्ट स्क्रिप्ट थी, लेकिन धर्मेंद्र उस वक्त 20 फिल्में एक साथ कर रहे थे। वो मुझे शूटिंग के लिए वक्त नहीं दे रहे थे। फिल्म एक सिंपल कहानी से बढ़कर 9 स्टार वाली मल्टी स्टारर बन गई। शशि कपूर, हेमा मालिनी, जीनत अमान, मौसमी सब आ गए। घई बताते हैं, जस्टिफाई करने के लिए हमें गाने डालने पड़े। फिल्म इतनी लंबी हो गई कि फाइनल रील 4 घंटे 30 मिनट की थी। मैंने धर्मजी से कहा, कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने रीशूट के लिए कहा, लेकिन प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे। घई के मुताबिक रंजीत मेरे पास आकर रोते थे। धर्मेंद्र जानते थे कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। वो भी मेरे पास आकर रो पड़ते थे। क्रोधी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये सुभाष घई की 4 हिट्स के बाद पहली फ्लॉप थी। 1981 में ही एक और फिल्म आई, आस पास। ये फिल्म आज एक बहुत ही इमोशनल वजह से याद की जाती है। ये वो फिल्म है जिसमें मोहम्मद रफ़ी का रिकॉर्ड किया गया आखिरी मुकम्मल गाना था। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकल रहे थे, तभी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें वापस बुलाया, सिर्फ 4 लाइनें गवाने के लिए। वो लाइनें थी,
तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। ये लाइनें फिल्म में एक गमगीन धर्मेंद्र पर फिल्माई गई जो अपनी महबूबा को खो चुका है। रफ़ी साहब उन 4 लाइनों को गाकर घर गए और फिर कभी स्टूडियो वापस नहीं लौटे। 1961 में 16 और शबनम से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर का ये दुखद अंत था।